हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पर, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। और साथ ही दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम्स में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार इसी प्रकार के क्लासेस के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान मौजूद है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो दल बदल विरोधी अधिनियम है, ये कौन से अनुसूची में है दोस्तों? ये है 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 10वीं और दल, ठीक है। तो दल बदल, ठीक है। तो दल बदल विरोधी जो अधिनियम है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेकंड क्वेश्चन पे। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोक लेखा समिति के लिए जो लोकसभा से सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वो कितने हैं दोस्तों? वो होते हैं 15। तो 15 सदस्य जो है लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से जो है निर्वाचित किए जाते हैं। 15 सदस्यों को लोक लेखा समिति के लिए निर्वाचित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से। और जबकि जो है यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता को लेकर काफ़ी तैयारियाँ बहुत पहले से हो गई थी। तो कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का जो टारगेट रखा गया था, जो अधिवेशन किया गया था, तो इस लक्ष्य की घोषणा जो की गई थी वो की गई थी लाहौर अधिवेशन के दौरान। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसी समय कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा कर दी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान द्वारा जो जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था दोस्तों, ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा दोस्तों, ये भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो जो नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू और कश्मीर बनाया गया था, तो इसका जो है प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो वह हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में जो है यहाँ पर पद मिला था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के लिए विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वो तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय के रूप में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं दोस्तों? ये होते हैं भारत के रक्षा मंत्री के। किसके सलाहकार? भारत के रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में सैन्य सलाहकार के रूप में भारत के रक्षा मंत्री को नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंटरनेशनल जो श्रम संगठन बना था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1919 में। 1919 के दौरान जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों, ये जो है आपका ना तो मौलिक अधिकार है, ना प्राकृतिक अधिकार है, ना मानव अधिकार है। ये होता है दोस्तों कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये कानूनी अधिकार की श्रेणी में इसको सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो इनमें से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है दोस्तों? वो करते हैं भारत के गृह मंत्री। तो जो गृह मंत्री होते हैं दोस्तों, तो वो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं और वो होते हैं भारत के गृह मंत्री, और जो बदलते रहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, यदि किसी पंचायत की को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? तो दोस्तों यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए दोस्तों? तो ये हो जाने चाहिए दोस्तों 6 माह के अंतर्गत इसको हो जाना चाहिए, कि अगर कभी पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर जो है इसके पुनः चुनाव हो जाने चाहिए। तो ये प्रावधान रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत में सार्क यानी कि दक्षिण का जो शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जो सार्क देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको दक्षिण भी कहा जाता है, इसका शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1986 में। 1986 में दोस्तों भारत में सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको दक्षिण नाम दिया गया था। तो ये 1986 में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है दोस्तों? वो है आपका 102वां। ठीक है दोस्तों, 102वां जो संवैधानिक संशोधन है, ये दोस्तों भारत के अंतर्गत पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों जो राज्य का विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत द्वारा पहले प्रयोग की गई नो फर्स्ट यूज। ठीक है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी कि नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी कि नो फर्स्ट यूज की प्रमुख जो नाभिकीय नीति थी दोस्तों, इसको अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो इन्होंने पहले प्रयोग नहीं का यूज़ किया था और इस नीति को इन्होंने अपनाया था नाभिकीय, चूँकि युद्धों में इनका कहना था कि पहले नाभिकीय नीति जो इन्होंने बनाई थी उसके अंतर्गत इन्होंने कहना था कि न्यूक्लियर जो भी वेपन्स होंगे उनका यूज़ हम सबसे पहले हम नहीं करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज़ उसी को कहा गया है दोस्तों, जो न्यूक्लियर हथियार हैं हमारे पास किसी भी देश के पास, यानी कि उन्होंने इंडिया की बात कही थी। तो इन्होंने कहा था कि पहले नो फर्स्ट यूज़ यानी कि पहले हमें प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई प्रयोग करता है और उसके आधार पर अगर युद्ध लड़ता है तो उसमें फिर हमको यूज़ करना चाहिए। तो ये था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट, काफ़ी अच्छे नेता थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस अपनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो किस तिथि को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को दोस्तों सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 2005 में। 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, और उसी समय से फिर जो है आरटीआई आरटीआई दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार वहीं से लागू हुआ था दोस्तों 2005 में। ये जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, और तब से जो है कंटिन्यू आपने देखा होगा प्रत्येक विभाग में आईटीआर लगते हैं, यानी कि सॉरी आरटीआई लगते हैं दोस्तों, आईटीआर अलग चीज़ होती है। आरटीआई होता है दोस्तों जो है इसमें जो है सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसका जो फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और ये जो आरटीआई होता है दोस्तों, इसके द्वारा सूचनाएं मंगाई जा सकती हैं, कोई भी घटना संबंधित कोई भी सूचना विभागों से ली जा सकती है। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने 2005 को ये जो है सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो दोस्तों वायु संरक्षण और प्रदूषण से संबंधित जो अधिनियम है वो किस वर्ष बना था? तो ये बना था दोस्तों 1981 में, 1981 में दोस्तों वायु संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है वह संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, तो ये है 1981। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको जो है कूट से संबंधित है। इसमें राज्यों के नाम दिए हैं और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन है झारखंड दिया है। तो झारखंड में जो टोटल सीटें हैं दोस्तों कितनी हैं? 6 हैं। ठीक है, राज्यसभा की टोटल सीटें इसमें 6 हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में दोस्तों जो इसकी सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 3 हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें जो छत्तीसगढ़ और पंजाब का नाम दिया गया है, तो झारखंड में तो दोस्तों 6 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में 5 हैं दोस्तों, और पंजाब में केवल 1 सीट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटें हैं, झारखंड में 6, उत्तराखंड में 3, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में 1। तो इसको हम सही सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों बहुत आसानी से। तो झारखंड में 6 हो गई दोस्तों, उत्तराखंड में हो गई 3, और छत्तीसगढ़ में हो गई 5, और उसके अलावा जो पंजाब है दोस्तों, पंजाब में कितनी हैं? 7 सीटें, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपको सीटों का पता चल गया। राज्यसभा की सीटें अगर पूछी जाए, किस राज्य में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, तो वह है पंजाब। और किस राज्य में 6 सीटें हैं, वह है झारखंड। और किस राज्य में 3 सीटें हैं दोस्तों, वो पूछा जाए तो वह है आपके उत्तराखंड में। और किस राज्य में 5 सीटें हैं राज्यसभा की, तो वह है छत्तीसगढ़। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, इसके आधार पर इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका कूट में 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद की जो कार्यवाहियां हैं, जो भी कार्यवाही होती हैं संसद की, उसमें भाग लेने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? वो हैं दोस्तों भारत के महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी दोस्तों वो संसद की कार्यवाहियों में जो है भाग लेने का उनको अधिकार प्राप्त है। बार बार ये पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लीजिएगा। केवल सही आंसर पर फोकस कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में तो बहुत सारे दिए रहते हैं, फिर वहाँ पर एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन होता है। इसलिए सीधे सटीक आंसर की ओर ही अपना गोल टारगेट कीजिए। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों जो उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करने की बात आई थी वो कब आई थी? तो ये आई थी 2006 में। ठीक है, 2006 में ये नाम परिवर्तन का अधिनियम जो है उत्तरांचल नाम को बदलकर उत्तराखंड रखने का ये आया था, और 2007 में ये नाम बदलकर जो है उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो सभी जानते हैं दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आप पेपर में ध्यान दें कि 9 नवंबर इसमें 2 दिए गए हैं, बट एक 2001 दिया है, तो जल्दबाजी में OMR को गोला करते वक्त ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में जिनके आंसर 2 2 3 3 दिखते हैं सेम, बट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन ना करें एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों उत्तराखंड के एक ऐसे व्यक्तित्व, एक मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी, तो वह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में गैरसैंण विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया था? तो गढ़वाल और कुमाऊं के किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस की प्रणाली का प्रारंभ किया था दोस्तों? वो थे सर हेनरी रैमजे। सर हेनरी रैमजे ने औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में कमिश्नर राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो रैमजे को जाता है दोस्तों इसका क्रेडिट।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड से कितने लोकसभा के सांसद निर्वाचित होते हैं दोस्तों? ये होते हैं टोटल 5 उत्तराखंड के अंतर्गत। उत्तराखंड से टोटल लोकसभा के 5 सांसद जो है निर्वाचित होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स किस पे लगाया जाता है दोस्तों? तो टोबिन नामक जो टैक्स है दोस्तों, ये किस पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। तो दोस्तों जो भी विदेशी विनिमय होता है, लेन देन होता है, उस पर एक टैक्स लगता है जिसको टोबिन टैक्स का नाम दिया जाता है। तो टोबिन टैक्स दोस्तों विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो भारत में जो कृषि उत्पाद होते हैं उनके बाजार को विनियमित करने का काम किसका है दोस्तों? ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, 1955 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है दोस्तों, इसके द्वारा बाजार में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित करने का कार्य किया जाता है। और इस अधिनियम का नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये 1955 में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो अगर राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यह है दोस्तों, यह एक वैधानिक निकाय है। ये एक वैधानिक निकाय दोस्तों नहीं है। जबकि इसके अलावा इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें होते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय ना होकर दोस्तों ये क्या है? यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। और प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। ये भी बात सही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक वैधानिक निकाय है। तो ये यहाँ पर कथन सही नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो किस वर्ष में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे न्यूनतम थी दोस्तों? ये थी दोस्तों 1977 में। 1977 में दोस्तों इसमें महिला सांसदों की संख्या सबसे न्यूनतम रही थी। ठीक है, 1977 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों जो IMF है इसके बारे में क्या सही कथन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये IMF क्या करता है दोस्तों? यह सिर्फ केवल सदस्य देशों को ही कर्जा देता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है ये केवल सदस्य देशों को ही जो है यहाँ पर कर्ज देता है, बाकी अन्य को नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या होती है? तो अगर एक मुद्रा की मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे की मुद्रा की क्या होती है दोस्तों? उसका जो है मुद्रा का कमज़ोर होना। ठीक है, क्योंकि एक मुद्रा अगर कम की वृद्धि होएगी तो दूसरी मुद्रा इसका मतलब क्या हो रही है? कमज़ोर हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब इंडिया की एक जो करेंसी है, जो रुपया है, वो अदर कंट्री के साथ कंपेयर में जो है काफ़ी पीछे भी हो जाता है कभी कभी, किसी किसी उसमें आगे है। तो यही कारण है कि एक में किसी में जब आगे है तो उधर एक मुद्रा कमज़ोर हुई तो दूसरी मुद्रा में वृद्धि हो गई ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा का कमज़ोर होना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। ये इसका जो है कथन सही है। ठीक है, मुद्रास्फीति जो होती है दोस्तों उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में से निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुआ है? तो अगर 1991 के आर्थिक सुधार के बाद की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों एक तो आपका FDI का जो प्रवाह है दोस्तों वो बढ़ गया है। ठीक है, और दूसरा विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। तो 1991 के जो आर्थिक सुधार हुआ है उसके आधार पर एक तो FDI का अंतर प्रभाव बढ़ गया है और दूसरा विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी कि स्वेट इक्विटी जो शेयर है इनमें से निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो स्वीट इक्विटी शेयर्स जो दोस्तों होते हैं ये कंपनी के कर्मचारियों को जो है यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, इनको आवंटित कर दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है दोस्तों, इसका जो शुरुआत की गई थी गेहूं, चावल, दालें आदि सभी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो कर प्रणाली है वो किस प्रकार की है? वो है अधोगामी। किस प्रकार की है? अधोगामी कर प्रणाली भारत के अंतर्गत अपनाई जाती है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ पर केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो आगामी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे सभी प्रकार के ग्रुप सी के संबंधित जो और साथ ही पीसीएस से संबंधित जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर जो है इंक्लूड कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो पर्वतीय जिले हैं जिनमें 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था, वो किया गया था दोस्तों टोटल 9 जिलों में। कितने जिलों में? 9 जिलों में दोस्तों चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि चाय विकास जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत संचालित जो भी ज़िले हैं वो सारे के सारे पर्वतीय ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो उत्तराखंड में किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में सबसे न्यूनतम थी दोस्तों? वो थी जिला सहकारी बैंकों की संख्या जो है सबसे न्यूनतम थी 2020-21 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आनुवंशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक या पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ये माना जाता है दोस्तों जोहान ग्रेगर मेंडेल। ठीक है, मेंडल को दोस्तों जो है आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और आपने बेसिक अपनी क्लासेस में क्लास 10th में पढ़ा होगा दोस्तों आनुवंशिकी के बारे में, और इसके जो जेनेटिक्स के से संबंधित सारी बातें इसमें बताई गई थी। तो मेंडल को इसको जो है इसके स्टार्टिंग जो है मेंडल के द्वारा ही इसके बारे में बताया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल क्या है दोस्तों? यह है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ। तो जो इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस आर्द्र भूमियाँ होती हैं दोस्तों, उनको रामसर स्थल का नाम दिया जाता है। तो उत्तराखंड से एक जगह का रामसर स्थल में घोषित किया गया है दोस्तों, वो कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वर्ष 2021 के रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 2021 में जो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किया गया था बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। ठीक है, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला था। आप अगर 2024 का जो है रसायन शास्त्र और फिजिक भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जरूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, आगामी एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कॉप 26 दोस्तों ये 2026 नहीं है, कॉप 26 है, बट 2021 में आयोजित हुआ था और ये 26वां था दोस्तों। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये किया गया था ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF यानी कि प्रकृति हेतु विश्वव्यापक कोष का प्राचीन प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रकृति हेतु विश्वव्यापक कोष का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? वो है महाकाय पांडा। ठीक है दोस्तों, क्या है? महाकाय पांडा। और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF यानी कि प्रकृति हेतु विश्वव्यापक कोष का एक प्रतीक चिन्ह है महाकाय पांडा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो अभी जो भारत गणराज्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न दोस्तों भारत के अंतर्गत सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में माना जाता है। और ये पुरस्कार दोस्तों उन सभी जो है लोगों को प्राप्त होता है जो देश हित में काफ़ी कुछ कर चुके होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री का सम्मान भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है, सबसे टॉप में है दोस्तों भारत रत्न है, भारत की ओर से पुरस्कार।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सुदूर संवेदक तकनीकी निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो संवेदक जो तकनीक होती है, इसमें कौन से प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है दोस्तों? ये होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग इसमें किया जाता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सुदूर भेजना हो, दूर तक संचार करना हो, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही यूज़ किया जाता है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें झूम है। तो झूम क्या है दोस्तों? झूम एक प्रकार की खेती का नाम है दोस्तों। ये कृषि यानी खेती की एक पद्धति है, जिसको झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? झूम खेती इसको कहा जाता है। कृषि की एक प्रणाली है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कॉमन साइंस का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो किस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है? तो वो है चालक। चालक जो होता है दोस्तों, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और इसमें जब किसी स्विच से जोड़ा जाता है, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह तेज़ी से हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से दोस्तों करंट फ्लो करता है, जिसको हम करंट कहते हैं सर्किट में। और इसमें रेसिस्टेंस कम हो जाता है, इनके प्रतिरोध का मान बहुत ही न्यून हो जाता है। ठीक है, रुकावट कम होती है और धारा बहुत आसानी से फ्लो करती है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स जो है दोस्तों, ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था वैट उत्तराखंड के अंतर्गत? तो ये किया गया था दोस्तों 2005 में। 2005 में हमने अभी चर्चा की थी। 2005 में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI भी लागू हुआ था 2005 से। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, और वैट की भी शुरुआत जो है 2005 से ही की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो भूमि का कृषक के नाम से एक जंतु को जाना जाता है, वो कौन सा है दोस्तों? वह है केंचुआ। केंचुए को दोस्तों भूमि का कृषक यानी कि जोतने वाला इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों समझ के दृष्टिकोण से, कि किसे भूमि का कृषक कहा जाता है, जोतने वाला कहा जाता है, उसको कहा जाता है केंचुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, और ये विटामिन भी सी होता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों खट्टे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और विटामिन डी को जो है से रिकेट्स होता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए दोस्तों सूर्य का प्रकाश यानी कि धूप में रहना चाहिए, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसके अलावा विटामिन के है दोस्तों, ये रक्त का जो है थक्का बनने से रोकता है। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो अगर कहीं से ब्लड आएगा, कहीं पे चोट लग जाएगी, ब्लड गिरेगा, तो उस समय स्थिति में क्या होगा दोस्तों, कि ब्लड का बहना बंद नहीं हो पाएगा। तो विटामिन के की कमी से दोस्तों आपका होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए से दोस्तों आपका रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए आपका गाजर, हरी सब्जी, इन सभी चीज़ों में होता है। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी विटामिन हैं दोस्तों, इसकी हमने क्लास करा रखी है। आप बहुत शॉर्ट लिस्टेड क्लास में देख सकते हैं, जो 15 मिनट की क्लास है, जिसमें ABCD E और के सारे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, सारे विटामिन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में जो प्रयुक्त शुक्राणु होते हैं, तो उनको किसमें संग्रहित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। ठीक है दोस्तों, तरल नाइट्रोजन के अंतर्गत इनको संग्रहित किया जाता है, इन शुक्राणुओं को, और जिससे कृत्रिम गर्भाधान उत्पन्न किया जाता है पशुओं में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु को जो है गर्भावस्था में लाया जाता है। तो ये जो उसके अंतर्गत जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु को संग्रहित करने के लिए तरल नाइट्रोजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जानकारी के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज संबंधित है? तो सेलुलोज किस रासायनिक ग्रुप से संबंधित है दोस्तों? ये होता है दोस्तों शर्करा से। शर्करा यानी कि आपका जो मीठी चीज़ें होती हैं, तो इसी के अंतर्गत सेलुलोज होता है दोस्तों। जैसे चीनी में भी शर्करा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी प्रकार के कोई भी
जो भी आपका मीठी चीज़ें होती है दोस्तों, उनमें सब में सेलुलोज होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं। तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रयोग में जो अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं दोस्तों, कौन कौन हैं? एक तो है एसरिकिया कोली और एक है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एसीरिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम दोस्तों, ये दो ऐसे हैं जो अत्यंत उपयोगी जीवाणु के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो दो जैविक समुदायों के जो मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है दोस्तों, उसको कहते हैं इकोटोन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोटोन कहा जाता है। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान से संबंधित, यही क्वेश्चन पीजीएस में आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग में इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा समावेश किया गया है। तो इसलिए आप इनको जरूर अध्ययन कर लें और एक एक शब्द करके ध्यान से समझें, और अगर आवश्यकता हो तो इसके नोट्स भी बना लें। तो दो जैविक समुदायों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दोस्तों इकोटोन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यदि कोई एक इनपुट हाई 1 या आउटपुट भी हाई 1 हो तो गेट है। तो जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों हाई होते हैं दोस्तों, कौन सा गेट होता है दोस्तों? वो होता है आपका और गेट। कौन सा गेट होता है? और गेट होता है। दोस्तों आपने पढ़े होंगे और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। जिन अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट में साइंस रहेगी उन्होंने जरूर इसको स्टडी किया होगा दोस्तों। तो इनपुट और आउटपुट होते हैं उसमें, और इनपुट आउटपुट अगर दोनों में हाई आ जाए यानी कि 1 आ जाए तो ऐसी स्थिति में वो होता है और गेट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो कंप्यूटिंग सिस्टम में जो प्राथमिक मेमोरी है वो कौन सी है दोस्तों? वह है दोस्तों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोस्तों एक प्राथमिक मेमोरी होती है। और रीड ओनली मेमोरी दोस्तों वो जो होती है वो थोड़ा स्थायी होती है सीपीयू के अंदर कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, बट रैम जो होती है दोस्तों ये मतलब क्षणिक होती है, कम समय तक ही ये मेमोरी वर्क करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का कार्य हो क्या है दोस्तों? वह है डी कोड प्रोग्रामर अनुदेश। डी कोड प्रोग्राम अनुदेश दोस्तों, ये सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों निर्वात में। निर्वात में दोस्तों वैक्यूम में प्रकाश जो है इसकी गति सबसे अधिक होती है। तो वैक्यूम में दोस्तों प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, यानी कि निर्वात में सबसे अधिक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? तो डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया गया है कहाँ पर दोस्तों? ये किया गया है मुक्तेश्वर में। कहाँ किया गया है? मुक्तेश्वर में दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। और ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों मुक्तेश्वर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत के अंतर्गत जो है जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1906 में। 1906 में भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी 1906 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है दोस्तों? ये किया गया है हिमालयी कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष इनमें से कौन सा है दोस्तों? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। वह है दोस्तों बुरांश। बुरांश दोस्तों उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। ब्रह्म कमल दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से किसे नोबल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों जो नोबल शांति पुरस्कार है 2021 किसे मिला था? वो मिला था मारिया से रेशा और दिमित्री पुरातोव को। ठीक है, मारिया रेशा वो दिमित्री पुरातोव को दोस्तों यहाँ पर शांति नोबेल पुरस्कार 2021 मिला था। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कभी यूनिक क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं
तो इतना याद रखना भी आसान काम नहीं है। लेकिन आपको जो है लेटेस्ट 2024 के इस प्रकार के जो भी पुरस्कार हैं दोस्तों, वो आपको ज़रूर नोट कर लेने हैं और वही आपको आगामी 2025 में एग्ज़ाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो उनको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। अगर ये आपको याद ना भी हो तब भी चलेगा, बट 2024 वालों को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अन्नपूर्णा जो पर्वत है दोस्तों, उस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वह हैं प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते दोस्तों, ये अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में याद की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्गीय लता मंगेशकर मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो लता मंगेशकर दोस्तों एक बहुत बड़ी गायिका थी, ठीक है? और उनके आवाज़ से सभी लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो उनको भारत रत्न मिला था, ठीक है? और उन्होंने ही भारत के लिए वो गाना गाया था, मेरे वतन के लोगों। और इसी प्रकार के देशभक्ति के बहुत सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। तो इसके जो है उनको भारत रत्न दिया गया था। तो कब दिया गया था? इन्हें जो है 2001 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोस्तों अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली लर्न नहीं हो पा रहे हैं उनको आप ज़रूर नोट करें। और साथ ही इस वीडियो को लगातार सुनते रहें दोस्तों। लगातार सुनने से आपको काफ़ी चीज़ें बिना नोट करे याद हो जाएंगी और आपको एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगी दोस्तों। और इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगामी पेपर्स में लगातार उसी प्रकार से रिपीट हो रहे हैं। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।